झीरम हत्याकांड यानी 25 मई 2013 का वो घटनाक्रम जिसने कांग्रेस की एक की पूरी पीढ़ी को समाप्त कर दिया। इस हत्याकांड को लेकर एनआईए एक जांच कर रही है, अभी भी जारी है वो जांच, जो कि सवालों में है। पीड़ित परिवार जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया इस हत्याकांड में, वो इस जांच पर सवाल उठाते हैं। सवाल इस पर भी उठाते हैं कि दरअसल भले ये नक्सलियों ने किया था घटनाक्रम, लेकिन दरअसल ये राजनैतिक षड्यंत्र है, और भी कई तरह का सवाल। इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। दूसरी एक एफआईआर जो एनआईए जांच कर रही है, एक और एफआईआर जो 26 मई 2020 को दर्ज की गई थी दरभा थाने में, बस्तर के दरभा थाने में, जिसका क्राइम नंबर है 21/2020। इस पूरी एफआईआर को लेकर अब तक कार्रवाई के नाम पे नतीजा सिफर है, प्रगति शून्य है। लेकिन क्या दिलचस्प है कि ये वो जादुई एफआईआर है जो जगदलपुर की कोर्ट से लेकर नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक घूम के चली आई है और एक बार फिर से दरभा थाने की टेबल पर रखी गई है, मगर कार्रवाई अब तक कुछ भी नहीं हुई है। तो ये क्या मामला है, ये बताने आपके सामने हाजिर हुआ, और इसी खबर में आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जिस मूल एफआईआर की एनआईए अपने यहाँ उसको टेक ओवर करने के बाद जांच कर रही है, क्या उस मूल एफआईआर को लेकर भी कोई सूचना है, वही देने आपको हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। छत्तीसगढ़ 25 बरसों का हो गया है, मगर इन 25 बरसों में अगर कोई एक तारीख है जिस तारीख को छत्तीसगढ़ के 100-200 बरसों बाद भी नहीं भूला जा सकेगा, तो वो है 25/5/2013 यानी 25 मई 2013। नक्सलियों के एक समूह ने, जो बड़ा समूह था, उसने झीरम घाटी में कांग्रेस की उस रैली पर हमला किया जिस रैली का नाम था परिवर्तन यात्रा रैली, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जादुई शिल्पी नंद कुमार पटेल। नंद कुमार पटेल जी की ये जो परिवर्तन यात्रा थी, दरअसल ये लगातार सत्ता में बनी हुई बीजेपी के लिए परेशानियों का सबब थी। ये माना जा रहा था कि नंद कुमार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरीके से सधे अंदाज में आगे बढ़ रही है, 2013 में ही जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी सत्ता खो देगी। कांग्रेस के सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेके गुट्टीय क्षत्रपों तक को अनुशासन के माला में पिरो लिया था नंद कुमार पटेल ने। बहुत सधे अंदाज में साथ लिया था और बहुत मजबूती के साथ काम चल रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में स्पष्ट दिख रहा था कि गजब की ऊर्जा है। तो बहुत सक्रिय और बहुत चपल हो गए थे कार्यकर्ता, और इसी ऊर्जा को बहुत और गति देने के लिए एक यात्रा नंद कुमार पटेल ने निकाली थी जिसका नाम था परिवर्तन यात्रा। ये यात्रा बस्तर में चल रही थी। सुकमा में सभा हुई। सुकमा की सभा के बाद ये यात्रा जगदलपुर की ओर लौट रही थी, जहाँ पे छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कुछ और भी थी, तोंगपाल जैसी जगहों पे सभाएं थी। तो वहाँ जाने के लिए जो रास्ता गुजरता है, उस रास्ते को कहते हैं झीरम घाटी का रास्ता। थोड़ा सा अजीबोगरीब भूगोल है उस झीरम घाटी का। सर्पिलाकार रास्ते हैं, एक तरफ खड़ी चट्टानें हैं, दूसरी तरफ खाई सा है और बीच से वो सड़क गुजरी है। कम से कम 2013 में यही परिदृश्य था। यहाँ से जब काफिला लौटा तो नक्सलियों के एक समूह ने ज़बरदस्त हमला किया। अंधाधुंध फायरिंग हुई, किसी को बचाव का मौका नहीं मिला, और कांग्रेस ने अपनी एक की पूरी पीढ़ी ही खो दी, जिसमें नंद कुमार पटेल, उनके पुत्र उमेश पटेल, दिग्गज कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल समेत कई अन्य लोग भी शामिल थे। कुल जमा 28 लोगों की हत्या हुई, मारे गए 28 लोग, और इस घटनाक्रम को ही कहा जाता है झीरम हत्याकांड। तो जब ये घटनाक्रम हुआ 25 मई 2013 को, दरभा थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। घटना की सूचना के साथ वो एफआईआर होनी थी, हो गई, और बाद में उस एफआईआर को एनआईए ने अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया और उसकी जांच शुरू की। यहाँ ये याद रखिएगा कि जब झीरम घाटी हत्याकांड हुआ तो प्रदेश में थी बीजेपी की सरकार और केंद्र में थी यूपीए यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार। और इस हत्याकांड की नृशंसतम सबसे बड़े हत्याकांड की जांच एनआईए करे, ये फैसला भी यूपीए गवर्नमेंट का था। और उसके बाद चुनाव हुए, देश के भी प्रदेश के भी, भाजपा दोनों जगह आ गई,
क्यों आई, ये एक अलग राजनीतिक इसका किस्सा है, खासकर राज्य में क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ था। और जाहिर है वो किस्सा इस विषय से हटके है जो झीरम का विषय आपके सामने ला रहा हूँ। तो बहरहाल जो एनआईए की जांच थी, वो एनआईए की जांच विवादों में आ गई। जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया झीरम घाटी हत्याकांड में, उनका ये मानना था कि ये जो हत्याकांड है ये नक्सलियों ने किया ऐसा दिखता है, पर दरअसल यह राजनीतिक षड्यंत्र है। आरोप इस बात के भी लगे कि ये कौन सा इंटेलिजेंस था राज्य सरकार का कि दरभा थाने से कुछ किलोमीटर दूर पे नक्सलियों का एक बड़ा समूह, जिनकी संख्या 200 या उसके आसपास या उससे ज़्यादा थी, वो बना हुआ था और किसी को सूचना नहीं मिली, कोई जान नहीं पाया, किसी को पता नहीं चली। ये इंटेलिजेंस का कैसा फेलियर था। और भी बहुत सारे दिगर कारण थे जो जुड़ गए, जिसके बाद ये मसला सामान्य नक्सली हमले से हट के राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में घूमने लगा। लगातार चर्चाएं होती रहीं इसको लेके। बहरहाल एनआईए की जांच शुरू हो गई, एनआईए ने जांच शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को इस रूप में बदल दिया कि दरअसल ये राजनीतिक षड्यंत्र है और एनआईए की जो जांच है वो जांच षड्यंत्र की नहीं कर रही है। इन आरोपों को बल तब और मिल गया जब एनआईए की चार्जशीट में या एफआईआर में जिनके नाम थे, जब चार्जशीट दाखिल हुई तो वो नाम हट गए। कुछ नाम नक्सलियों के जो शीर्षस्थ नेता हुआ करते थे उनमें से कुछ के नाम हट गए। आरोप ये भी लगा कि जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का पालन किए बगैर वो नाम हटा दिए गए। 2018 का जो चुनाव आया छत्तीसगढ़ में, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, और वो लगातार इस बात को कहते रहे कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। बहुत निर्ममता से तब ये भी चर्चाएं रही हैं, बल्कि अभी भी होती हैं, कि दरअसल भूपेश बघेल सधे अंदाज में इस बात को कहते रहे, मगर इस बहाने दरअसल वो कांग्रेस के भीतर जो उनका अपना राजनीतिक प्रतिस्पर्धी विरोध है, जिसे अजीत जोगी गुट कहा जाता है, उसे निपटाने की ज़्यादा लक्ष्य था और इसीलिए बार बार ये आरोप लगते रहे। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप और चर्चाओं से अलग भूपेश जी मुख्यमंत्री बन गए राज्य के, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने घोषणा की कि जो झीरम हत्याकांड है उसके षड्यंत्रों की जांच की जाएगी, एसआईटी गठित की जाएगी। और इसी संदर्भ के साथ 26/5/2020 को दरभा थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर दर्ज की जितेंद्र मुदलियार ने, जिनके पिता उदय मुदलियार पूर्व विधायक की भी जिनकी हत्या हुई थी इस हमले में, उनके पुत्र ने। उदय मुदलियार की एफआईआर का नंबर है 21/2020। अब जैसे ही वो एफआईआर हुई और एसआईटी गठित हुई, एनआईए ने आपत्ति की। एनआईए ने कहा कि जिस प्रकरण की, जिस हत्याकांड की हम स्वयं जांच कर रहे हैं, और याद रखिएगा एनआईए देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी मानी जाती है, तो जब एनआईए ने कहा कि जब हम जांच कर रहे हैं तो आपने ये पृथक से क्यों जांच संस्थित कर दी है, यदि आपके पास कोई इनपुट है, कोई अलग से जानकारी है तो आप हमको दे दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। और ये बताया जाता है कि एनआईए ने इस एसआईटी के पहले करीब करीब क्लोज़र की तैयारी कर ली थी कि हमने इस हत्याकांड से जुड़े जो भी आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली है, कुछ की गिरफ्तारी हो गई है, कुछ की शेष बची है, वो भी हम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो एसआईटी और एफआईआर जो हुई 21/2020 दरभा थाने में, जो जितेंद्र ने दर्ज कराई, उदय मुदलियार जी के सुपुत्र ने, तो एनआईए ने फिर से जांच शुरू कर दी। लेकिन किसी भी सूरत में एनआईए तैयार नहीं थी कि राज्य की एजेंसी जांच करे, क्योंकि वो क्षेत्राधिकार का मसला था। अब केंद्र की सर्वोच्च जांच एजेंसी कोई जांच कर रही हो और राज्य की एजेंसी कहे कि नहीं आप ये छोड़ दिए हैं, इसको हम जांच करेंगे, तो वो बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। तो वो क्लैश कुछ ऐसा हुआ कि ये जो एफआईआर नंबर है 21/2020, इस पर कार्रवाई न हो, ये कार्रवाई, इसकी जांच भी एनआईए करे, और इस एफआईआर की वैधता जैसे मसलों को लेकर कानूनी पेच खड़ा करते हुए ये मामला पहुंच गया अदालत में। एनआईए की ओर से तर्क दिया गया कि भाई एक अपराध हुआ, झीरम हत्याकांड हुआ, उसकी एफआईआर पहले ही हो चुकी है, उसकी जांच हम कर रहे हैं, ये एक ही मामले में दूसरी एफआईआर कैसे दर्ज हो जाएगी। तो इस मामले को लेकर मामला एनआईए कोर्ट गया जगदलपुर, फिर वो हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
इस पूरे दौर में 2023 का वक्त आ गया। 2023 यानी जब चुनाव था प्रदेश में, चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो ऑर्डर लंबित था उनका, कि एनआईए कह रही थी भाई ये जांच नहीं कर सकते क्योंकि जांच हम कर रहे हैं, और राज्य कह रही थी कि नहीं ये जांच हम कर सकते हैं, हम ये एक अलग एफआईआर है, अलग विषय वस्तु पे एफआईआर है। एनआईए की जो एफआईआर है, एनआईए जो जांच कर रही है वो एक पृथक विषय वस्तु है। हम राजनीतिक षड्यंत्र की जांच कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के तर्कों को माना और कहा कि बिल्कुल ये दोनों एफआईआर अलग अलग हैं, इसलिए ये तर्क मान्य नहीं होता है कि एक ही विषय वस्तु पे दो एफआईआर है। ये अलग विषय वस्तु हैं, घटनाक्रम भले एक हो और इसकी जांच राज्य कर सकता है। लेकिन जब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया, तब तक राज्य में सरकार बदल गई और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार राज्य में आ गई। तो ये जो 21/2020 की एफआईआर है, जिसका क्राइम नंबर है 21/2020, ये अब भी दरभा थाने के टेबल या फाइल कहीं पर भी सुरक्षित रखी गई है। इसमें कोई प्रगति हो इसकी जांच में, ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो इस एफआईआर को जिन्होंने दर्ज कराया था, जितेंद्र मुदलियार, मैंने उनसे संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या आप बता सकेंगे इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है? कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कोई जांच शुरू हुई क्या? कोई राज्य की एजेंसी आप तक पहुंची क्या? उन्होंने जो कुछ बताया वो यहाँ है, देखिए। जितेंद्र भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, यानी आपने एक एफआईआर कराई थी दरभा जी थाने में झीरम जी घाटी कांड को लेके। उसमें जी आपके पिता भी उस हमले का शिकार हुए थे, आपने अपने पिता को जी खोया। एनआईए उसकी जांच कर रही थी, जी बल्कि अभी भी वो जांच कहती है कि हम जांच कर ही रहे हैं। तो फिर ये, एनआईए एनआईए ने जी, झीरम को लेकर अपना क्लोजर डाल दिया था। अच्छा, एनआईए के वेबसाइट पे जी, क्लोजर रिपोर्ट आ गई थी। जी, तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई जांच में हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि इसमें षड्यंत्र था, एक कॉन्स्पिरेसी है जो शॉर्ट आउट नहीं हुई है। जी, एनआईए ने नक्सल एंगल पे काम किया, एनआईए ने नक्सल एंगल पे अपना वर्कआउट कर लिया, पर एनआईए ने कॉन्स्पिरेसी को लेकर किसी से सच कोई वर्किंग नहीं की और कोई भी पीड़ित परिवार या जो शहीद परिवार है उनसे उन्होंने बात नहीं की। जी। ये बात को लेकर हम लोगों ने अपनी बात रखी और इसको लेकर एक जगदलपुर में एफआईआर मेरे द्वारा कराएगी। नवंबर जी दिसंबर का दरमियानी समय, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट अपनी जांच कर सकती है। जी जी। क्या उसके बाद जितेंद्र हम्म कभी भी आपके पास हम्म। पुलिस की ओर से या दरभा थाने की ओर से या इस मामले में जांच के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी आया? नहीं, कोई भी नहीं, ओके। कोई भी नहीं, किसी से सच कोई भी वो नहीं। सुप्रीम कोर्ट में राज्य की ओर से या पीड़ितों की ओर से इस मामले का पक्ष रखा था सुदीप श्रीवास्तव जी ने। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के एडवोकेट हैं और चीर परिचित चेहरे हैं, छत्तीसगढ़ में लोग उन्हें जानते मानते पहचानते हैं। कुछ बेहतर समझ के लिए, कुछ बेहतर जानकारी के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या मसला है, हमने उनसे भी संपर्क किया और तब उन्होंने बताया कि क्या घटनाक्रम हुआ सुप्रीम कोर्ट में और क्या डायरेक्शन आए। मगर एक महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने और दी। तो पहले तो ये देखिए कि जो झीरम की 21/2020 की एफआईआर है, उसको लेकर हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, उसे लेकर सुदीप क्या बता रहे हैं, सुनिए। सर नमस्ते, मेरा नाम याज्ञवल्क है। नमस्कार सर, बोलिए। सुदीप जी, ये जो झीरम के मामले को लेके उदय की ओर से एक एफआईआर हुई थी, जितेंद्र की ओर से, हाँ, जो 2020 में हुई थी, उस एफआईआर को लेके कोर्ट का मामला चला, एनआईए सुप्रीम कोर्ट गई उस, और सुप्रीम कोर्ट से उसमें कुछ ऑर्डर हुआ था। आप कुछ बता सकेंगे सर, क्या हुआ था उसमें? हाँ, ये जो एफआईआर हुई थी 2020 में, 26 मई 2020 को जगदलपुर में ये एफआईआर हुई थी जी, और इसमें झीरम घाटी के वृहद षड्यंत्र की जांच की मांग की गई थी। जी, इस
तो चैलेंज किया था एनआईए ने, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां वो खारिज हुई, फिर जी हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहां भी एनआईए की अपील खारिज हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी मेरे को एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है, लेकिन शायद 22-23 नवंबर 2023 है। मतलब नवंबर के महीने के आखिरी दिनों में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, जी और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने खुद बहस की थी यहाँ पर। जी तो मैंने कोर्ट को ये बताया था, उस समय डीवाई चंद्रचूड़ साहब सीजेआई थे, उनकी बेंच में मैंने स्वयं बताया था कि सामान्य रूप से दूसरी एफआईआर एक मामले में नहीं होती है, ये सही है, ये सेटल्ड लॉ है। जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है निर्मल सिंह कहलो के मामले में, 3 जज के बेंच का, जिसने कहा कि अगर कोई बृहद षड्यंत्र है जिसकी जांच चाहिए, और दोनों एफआईआर के कंटेंट में जमीन आसमान का अंतर है, जी तो दूसरी एफआईआर पर जांच हो सकती है। और जब दोनों एफआईआर को कोर्ट ने पढ़ा, तो उन्होंने भी पाया कि दोनों एफआईआर के कंटेंट में अंतर है। मूल एफआईआर में केवल कुछ नक्सलियों के गुट ने हमला किया और उस पर कार्रवाई हुई, और उसकी चार्जशीट में केवल नक्सलियों की दंड कारण जोनल कमेटी को जिम्मेदार माना गया, जी जबकि इतना बड़ा हमला नक्सलियों की कार्यशैली के हिसाब से केवल एक छोटे लेवल की कमेटी अंजाम नहीं दे सकती थी। अब एक और महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए, वो मूल एफआईआर यानी 25 मई 2013 के नृशंस हत्याकांड की वो जो एफआईआर थी, जिसको एनआईए ने टेक ओवर किया और उसकी जांच शुरू की, उस मामले को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। सुदीप श्रीवास्तव जी बताते हैं कि इस मामले में जो मूल एफआईआर है, उसे लेकर भी एक याचिका जो है वो हाई कोर्ट में लंबित है, और अब उस मामले को लेकर भी हाई कोर्ट में प्रगति आने वाली है, क्योंकि एनआईए के एक्ट को लेकर, एनआईए की अधिकारिता को लेकर भूपेश सरकार की जो आपत्ति थी, वो छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने आपत्ति वापस ले ली है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अब मामला लंबित नहीं है। हाई कोर्ट में जो याचिका है उसकी सुनवाई का रास्ता शुरू हो गया है। ये क्या विषय है, ये कौन सा मामला है, ये बता रहे हैं सुदीप। देखिए, जो मूल एफआईआर है इस मामले से जुड़ी हुई, जिसकी जांच एनआईए कर रही थी, हाँ, क्या उसे लेकर भी कोई अहम सूचना है सर? देखिए उसमें भी उस एफआई देखो, एनआईए ने जब जांच शुरू की, जी तो शुरू के 7-8 महीने उनकी जांच का फोकस ये था कि इस मामले को नक्सलियों के बड़े नेताओं के निर्देश पर किया गया जी है। और इस आधार पर इन्होंने बाकायदा नक्सलियों के 2 सर्वोच्च नेता गणपति और रमन्ना जो उस समय थे, जी उनके खिलाफ भगोड़ा होने की कार्रवाई की, उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की। मिली नहीं मिली अलग बात है, लेकिन कार्रवाई पूरी हुई। जी लेकिन 2014 अगस्त में, अगस्त तक इनका नाम था केस में, जी सितंबर में जो चालान पेश हुआ, उसमें अचानक आश्चर्यजनक रूप से इन दोनों के नाम को एनआईए ने पूरी तरह हटा दिया। अब ओके क्रिमिनल लॉ के हिसाब से अगर किसी का नाम जांच में आ जाता है, डायरी में नाम खुल जाता है, जी और इस मामले में तो सार्वजनिक हो गया कि उसके खिलाफ भगोड़ा होने और संपत्ति जब्त करने की सीआरपीसी की कार्रवाई हुई 82-83 की। जी तो उस स्थिति में उसका नाम तब तक नहीं काटा जा सकता जब तक कि आप चार्जशीट में एक्सप्लेनेशन ना दो कि भाई ये क्यों नहीं है। 169 का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो ओके वो बिना उस बारे में कोई चर्चा किए, बिना कुछ किए, दोनों नक्सली टॉप नेताओं का नाम हटा दिया गया। तो ओके अब नक्सलियों के टॉप नेताओं का नाम हटाने से किसको फायदा है, ये एक बड़ा सवाल है। हम्म इसके सब चीजें अब सामने आई थी, तो विवेक वाजपेयी और जो दौलत रोहरा है, जो अब शायद रहे नहीं है दौलत रोहरा मेरे हिसाब से, जी मैं कंफर्म नहीं हूं, अभी भी बीमार चल रहे थे। हम्म तो उन्होंने तरफ से एक याचिका लगाई गई थी यहाँ पर हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। जी और इस मूल एफआईआर की जांच भी एक एसआईटी को सौंपने की मांग की गई।
क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ सरकार ने एनआईए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, तो इस मामले की जांच रुक गई थी, सुनवाई रुक गई थी। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने एनआईए एक्ट के चैलेंज को विड्रॉ कर लिया है, तो जी। अब छत्तीसगढ़ में इस मामले की, हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और जल्दी होगी। थोड़ा सा अब ये इसको थोड़ा सा इसको फूल सरल सरल कर दीजिए कि ये एनआईए एक्ट को चैलेंज करने और विड्रॉ करने का क्या विषय है? देखिए, एनआईए एक्ट राज्य सरकार के अधिकारों को हनन करता है, ये कह के भूपेश बघेल की सरकार ने एनआईए एक्ट को चैलेंज किया था, जी। है ना। और बीजेपी की सरकार, चूंकि बीजेपी का बनाया हुआ एनआईए एक्ट है, ये जो अमेंडमेंट है, जी। तो उसको ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, और चूंकि दोनों जगह इन्हीं की सरकार है, इसलिए ये इसको विड्रॉ कर रहे हैं। राइट, तो उससे अब हाई कोर्ट में वो जो याचिका है उसकी सुनवाई हो जाएगी। अब वो जो बाधा थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है इसलिए नहीं हो रही थी, वो खत्म हो गया। तो अब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। हम तो मूल याचिका को ही एसआईटी को देने की बात करेंगे। इस पूरे हत्याकांड को लेकर चर्चाएं हमेशा से रही हैं, न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि गैर राजनीतिक हलकों में भी। वाजिब रूप से सवाल हमेशा से पुलिस के या राज्य के इंटेलिजेंस पर उठता रहा है कि कैसे ये चूक हो गई। आरोप ये भी लगे हैं कि जितना बल होना चाहिए था परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा के लिए, जो बस्तर की अन्य जगहों पर था, वो जब सुकमा से जगदलपुर की ओर ये परिवर्तन यात्रा चल रही थी तो बल नहीं था, सुरक्षा नहीं दी गई थी। और इसी सुरक्षा के अभाव के बीच में नक्सलियों ने सबसे भीषणतम हमला किया। वो जो एफआईआर है 21/2020, तो एफआईआर जब दर्ज की जाती है तो उसमें एक कॉलम होता है कि विलंब से यदि सूचना है तो विलंब का कारण क्या है। उसमें लिखा गया है कि झीरम घाटी हमला जांच रिपोर्ट का इंतजार करते रहने से। हुआ ये था कि इस हत्याकांड में तब तमाम षड्यंत्र, तमाम तरह की चीज़ों की बात हुई थी, तो 21 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का भी गठन हुआ था। इस समय सुप्रीम कोर्ट में, मगर उस समय हाई कोर्ट में जस्टिस रहे प्रशांत मिश्रा ने इसकी जांच की थी। प्रशांत मिश्रा जी, एकल सदस्यीय टीम थी और जांच कर रही थी, और उसी जांच के दौरान उनका ट्रांसफ़र हैदराबाद हुआ, वो वहाँ के चीफ जस्टिस बने। तो एक जांच रिपोर्ट, जो कि न्यायिक जांच रिपोर्ट थी, जिसकी अध्यक्षता प्रशांत मिश्रा कर रहे थे, एकल सदस्यीय, वो जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को न भेज के सीधे राज्यपाल को सौंप दी गई। राज्यपाल थी सुश्री अनुसुईया उइके। और जब वो जांच रिपोर्ट आई और राज्यपाल को सौंपी गई तो उस पर भी हंगामा और बवाल हुआ कि आखिर ये सरकार को नहीं दिया गया, राज्यपाल को दिया गया, आखिर इसमें है क्या। और इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम एक नई न्यायिक जांच समिति बनाएंगे, जो पुरानी जांच है उसमें कई बिंदु अधूरे हैं, उसकी भी जांच वो करेगी। उनसे प्रश्न हुआ था भूपेश बघेल जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि भाई ये जो न्यायिक जांच रिपोर्ट है इसको आप सार्वजनिक करेंगे क्या, जो प्रशांत मिश्रा ने दी है। उन्होंने बगैर झिझके बगैर रुके कहा नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अब जबकि प्रदेश में सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, विष्णु देव साय नेतृत्व कर रहे हैं, न्यायिक जांच रिपोर्ट जो प्रशांत मिश्रा जी की है वो अब भी सार्वजनिक नहीं हुई है। दरभा थाने में दर्ज 2020 की एफआईआर, जिसका नंबर है 21/2020, जिसकी धाराएं हैं 302 और 120B, इस मामले में नवंबर 23 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य इसकी जांच करे। इस जांच की भी कोई प्रगति नहीं है। सवाल तो उठता है कि आखिर इस क्राइम नंबर 21/2020 की जांच होगी तो कब पूरी होगी, या इसमें क्लोजर जाएगा, आधार क्या दिए जाएंगे। और उससे भी पहले ये कि जांच की औपचारिकता भी पूरी होगी या नहीं होगी, या ये एफआईआर 21/2020 लाल फाइल में बंद किसी थाने के रैक अलमारी में
पड़ी रहेगी। ये सवाल उतना ही प्रसंग और महत्व रखता है जितना महत्व ये रखता है कि आखिर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की न्यायिक जांच रिपोर्ट में क्या था। भूपेश सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया, क्यों नहीं किया? और जब उसे सार्वजनिक नहीं किया गया तो तत्कालीन विपक्ष बीजेपी ने कहा था कि ये न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। विधानसभा में इसकी खूब मांग की गई। अब जब सरकार भाजपा की है तो ये न्यायिक जांच रिपोर्ट जो प्रशांत मिश्रा जी की थी वो कहाँ है और सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है? तो ये एक अहम सूचना और जानकारी जो आपको देना जरूरी था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। ये जानकारी आपको देने में हाजिर हुआ था। इस बात के साथ ये भी याद रखिएगा जो कि सुदीप श्रीवास्तव जी ने बताई है कि मूल एफआईआर को लेकर भी हाई कोर्ट में याचिका गतिमान हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित था मामला वो स्टेट ने अपना आपत्ति हटा ली है। विष्णुदेव सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जो भूपेश सरकार के समय दी गई थी, तो नज़र अब उस पर भी रहेगी। और इस क्राइम नंबर 21/2020 जिसकी धारा है 302, 120 भी, वो प्रशांत मिश्रा जी की न्यायिक जांच रिपोर्ट वो, और हाई कोर्ट में मूल एफआईआर को लेकर याचिका जो लंबित है उसके विचारण और उस पर फैसला, इन तीनों पे ही अगर कोई नया अपडेट आएगा, कोई नई सूचना आएगी, वो देने आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।